एक और 10 मार्क्स का चैप्टर होगा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। कैपिटल बजटिंग का चैप्टर उम्मीद है आप लोग का हो गया होगा। आज एक और वीडियो अपलोड हुआ है, देख लीजिएगा। ये आपका नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का, ठीक है। 80 मार्क्स का कंफर्म आपका सिलेबस हो जाएगा 5 से 6 जून के बीच में, मतलब उसके पहले, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट दूसरा चैप्टर, पहला चैप्टर था कैपिटल बजटिंग जो 20 मार्क्स का आपके एग्जाम में आएगा। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट 10 मार्क्स का कंफर्म आएगा, ठीक है। फोकस अपनी हम लोग 10 मार्क्स में कर रहे हैं, मार्क्स वेटेज इसका 10 मार्क्स है। जनरली हम लोग वर्किंग कैपिटल का मतलब जानते हैं, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। जनरली ये हम लोग सबको पता है, अकाउंटिंग टर्म्स होता है वर्किंग कैपिटल का। द एक्सेस ऑफ करेंट एसेट्स ओवर करेंट लायबिलिटीज इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो यहां पर करंट एसेट्स में क्या क्या पार्ट्स आपके आएंगे देखिएगा। करंट एसेट्स में एक तो आता है अपना इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का 3 रूप होता है। पहला होता है रॉ मटेरियल, दूसरा है वर्क इन प्रोग्रेस और तीसरा है फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। ये तीनों का हमारे पास कितने दिन तक फैक्ट्री में रहता है। जैसे रॉ मटेरियल आते ही आते तो बनने नहीं लगेगा ना, टाइम लगेगा रॉ मटेरियल को यूज करने के लिए। एक बार रॉ मटेरियल खरीद लिया जाता है लेकिन 2 महीना तक वो हमारे स्टोर में पड़ा रहता है, उसके बाद हम लोग उससे यूज करते हैं 2 महीना या 1 महीना, वो टाइम आपका दिया रहेगा क्वेश्चन में। WIP, आज ही कोई चीज बनना शुरू हुआ तो आज ही नहीं प्रोसेस हो जाएगा, उसको 2 या 3 महीना या 4 सप्ताह या 1 सप्ताह या 2 सप्ताह लगेगा, वो क्वेश्चन में टाइम लैग दिया रहेगा। और फिनिश गुड्स बनते ही माल तुरंत बिक नहीं जाएगा, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, कितना दिन तक स्टोर में फिनिश गुड्स के तौर पे रहा वो भी कैलकुलेट करेंगे। और फिर इन्वेंट्री के बाद आपका करंट एसेट्स में आता है डेटर्स। डेटर्स में बिल रिसीवेबल भी कैलकुलेट कर लिया जाता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आता है, लेकिन मेनली ये 3 तो करंट एसेट्स आता है, इन्वेंट्री, डेटर्स और कैश। जनरली आपके सम्स में ये 3 ही चीज मिलते हैं। इसके अलावा आपको पता ही है प्रीपेड रेंट वगैरह कुछ भी ऐसा कोई खर्चा होता है तो वो हमारा करंट एसेट्स होता है। समझ आया बात। लायबिलिटीज में आपको पता है, लायबिलिटीज जो है उसमें हमारा होगा क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग वेजेस और आउटस्टैंडिंग खर्चा। ये कुछ खर्चे होते हैं जो हमारे लायबिलिटीज में होते हैं। अब हमको एक स्टेटमेंट बना के सारे करंट एसेट्स को लिख देना है और उसमें से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देना है, तो हमारा वर्किंग कैपिटल का स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में बनाना है सब चीजें। स्टेटमेंट बनाएंगे हम लोग, किस तरह से हम लोग करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का डिफरेंस कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। तो 3 टाइप का सम हम आपको बताएंगे। पहला टाइप का आज बताया जाएगा और उसका होमवर्क दिया जाएगा, दूसरा टाइप का कल और तीसरा टाइप का परसों। लंबा चैप्टर ये भी है, ये चैप्टर खत्म हो जाने के बाद सब चैप्टर्स बहुत कम कम टाइम के हैं, 1.5 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब 1.5 घंटा का एक क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला लंबा चैप्टर है क्योंकि इसमें टाइप्स है, थोड़े वेरिएबल्स होते हैं इसमें, ठीक है। अलग अलग टाइप से आप क्वेश्चन पहले पहचान जाइएगा। आज जो टाइप हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा। ये वाला कॉस्ट ऑफ सेल्स पे निकालते हैं और ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप्स है। मैंने 3 टाइप को कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया है। पहला टाइप जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा टाइप जो इजी क्वेश्चंस में काउंट किए जाते हैं वो दूसरा टाइप होगा जो कि मैं कल बताने वाला हूं। आज मैं सबसे जो आने वाले चांस है, प्रोबेबिलिटी जिसका ज्यादा है एग्जाम में आने के लिए, वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है।
तो देखिए एक तरह का सीरीज बना हुआ है हमारे एग्जाम्स में आने के लिए, वो सीरीज में उसके हिसाब से क्वेश्चन हम सेलेक्ट करते हैं। तो बीकॉम 2013, बीकॉम 2016 ऐसे करके एक सीरीज है, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बीकॉम 2013 वाला सम हम पहले बताते हैं, 16 वाला सम, और उसके बाद 13 वाला सम आपको बताएंगे और उसकी के रिलेटेड एक होमवर्क देंगे। होमवर्क हो जाने के बाद आपका बकायदा ऑफलाइन क्लासेस जो कर रहे हैं उनका टेस्ट होगा, क्योंकि बिना टेस्ट दिए आप एफएम के जो पेपर है वो आपको अजनबी सा लगेगा। टेस्ट दोगे तो आपको लगेगा कि हाँ इससे जान पहचान है हमारा, ठीक है। तो टेस्ट देना जरूरी है। जैसे कल हम लोग टेस्ट दिए थे कैपिटल बजटिंग का, उसी तरह से हम लोग इसी चैप्टर का भी टेस्ट देंगे, तो हम लोग थोड़ा जान पहचान कर पाएंगे सब्जेक्ट से। चलिए आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा, देखिए आप। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज अ कैपेसिटी ऑफ 60,000 यूनिट्स, मतलब उसका कैपेसिटी है। मैट का 17 नंबर क्वेश्चन है, स्क्रीन पे भी ये क्वेश्चन आपके सुविधा के लिए आएगा। 60,000 यूनिट्स बना सकता है वो कंपनी। कितना यूनिट्स बना सकता है? 60,000। एंड द कॉस्ट स्ट्रक्चर है कैपेसिटी एंड सेलिंग आर यूनिट्स गिवन एज फॉलोस। मटेरियल का प्राइस है 5 रुपया पर यूनिट, लेबर का प्राइस है 2 रुपया पर यूनिट, ओवरहेड 60% वेरिएबल है, 5 रुपया टोटल कॉस्ट है। ओवरहेड कितना वेरिएबल है? 60%, मतलब 5 रुपया का 60% होता है 3 रुपया, 3 रुपया वेरिएबल है। अब इसलिए बोला है कि वेरिएबल जो है कॉस्ट अलग होता है, ओवरहेड दो तरह के होते हैं, एक होता है फिक्स और एक होता है वेरिएबल। तो वेरिएबल बता दिया कितना है, 60% है। लेकिन फिक्स ओवरहेड में डेप्रीसिएशन जो ऐड है 30,000 रुपया का डेप्रीसिएशन इंक्लूड है। इंक्लूडिंग डेप्रीसिएशन सम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सम्स होगा। इंक्लूडिंग डेप्रीसिएशन, आप पेपर जाइएगा देखिएगा डेप्रीसिएशन वर्ड दिया हुआ है, जिससे बहुत बच्चे परेशान होते हैं। मैं सोचा पहले उसी टॉपिक को कंप्लीट करूं ताकि ज्यादा झमेला ना हो, ठीक है। तो पहला टॉपिक है इंक्लूडिंग डेप्रीसिएशन। जब फिक्स ओवरहेड होता है ना, तो डेप्रीसिएशन देखो किसी तरह का मेरा खर्चा है नहीं, डेप्रीसिएशन किसी भी तरह का मेरा खर्चा है नहीं। डेप्रीसिएशन का मतलब कोई नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है। ये क्या होता है? ये नॉन कैश एक्सपेंसेस, इससे तरह किसी तरह का कैश का मूवमेंट नहीं होता। इसलिए डेप्रीसिएशन हम लोग वर्किंग कैपिटल कंसीडर करते समय इग्नोर करते हैं। लेकिन हमें पता चलना चाहिए कि बिना उसके टोटल खर्चा क्या है, जो कि आपको निकालना होगा। टोटल कॉस्ट दिया हुआ है 12, 3 रुपया प्रॉफिट है और 15 रुपया सेलिंग प्राइस है। नीचे मैंने बताया था टाइम लैग दिया रहेगा हर चीजों का। यहां पर आप क्वेश्चन में देखिएगा रॉ मटेरियल स्टोर पे 2 महीना पड़ा रहता है, प्रोसेसिंग पीरियड 1 महीना का है, फिनिश गुड्स इन स्टोर्स 1 महीना का है, डेटर्स 6 और 12 टाइम्स 1 साल में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब डेटा टर्नओवर दिया है, आपको मंथ कितना है वो निकाल लेना पड़ेगा। और लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड इज हाफ मंथ्स। Assuming that the company will able to utilize 80% कैपेसिटी, अभी कंपनी एक्चुअल कैपेसिटी पे काम नहीं करेगा, 80% कैपेसिटी पे काम करेगा। मतलब एक्चुअल कैपेसिटी कंपनी का कितना है? 60,000 है ना, तो उसको 80% में कन्वर्ट कर देना होगा। मतलब हमको जो बनाना होगा वर्किंग कैपिटल वो 48,000 का बनाना होगा, 60,000 का 80%। और यहां पर एक चीज वर्किंग कैपिटल डिटरमाइन करना है, रिक्वायरमेंट कैश कॉस्ट बेसिस। ये वाला लाइन आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, रिक्वायरमेंट कैश कॉस्ट बेसिस, माइंड में बैठा लीजिएगा। क्या लिखा हुआ है, किस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको पहले बता रहा हूं वो देखिएगा। कैश कॉस्ट बेसिस के वाला सम्स आपको पहले बता रहा हूं, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले देखिए आपको एक वर्किंग नोट बनाना होगा, क्योंकि यहां पे डेप्रीसिएशन आपको एग्जैक्टली नहीं दिया हुआ है। डेप्रीसिएशन दिया हुआ है शायद 30,000 डेप्रीसिएशन दिया हुआ है, लेकिन डेप्रीसिएशन का छोड़कर जो फिक्स खर्चा है वो आपके पास नहीं है। चलिए एक बार हम लोग लिखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड कैश ओवरहेड, क्योंकि नॉन कैश ओवरहेड में हमारा डेप्रीसिएशन भी इंक्लूड होता है। यहां पर टोटल दिया हुआ है, तो हम लोग फिक्स कॉस्ट कैश ओवरहेड हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, जो आपका कैश का ओवरहेड होगा, मतलब जो एग्जैक्टली कैश होगा, ठीक है ना। यहां पर देखिए कितना यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में,
वेरिएबल ओवरहेड पहले हम अलग कर लेते हैं। वेरिएबल ओवरहेड कितना दिया हुआ है? 60%। ठीक है, पहले टोटल ओवरहेड आपका कितना दिया हुआ है? 1 यूनिट का बताना। 5 रुपया दिया हुआ है टोटल ओवरहेड, तो 60,000 यूनिट्स का कितना हो जाएगा? 3 लाख हो जाएगा आपका टोटल ओवरहेड। इतना क्लियर है? तो टोटल ओवरहेड मैंने बताया था, दो खर्चे ऐड होते हैं टोटल ओवरहेड में, एक होता है कैश, सॉरी, एक होता है फिक्स्ड और एक होता है वेरिएबल। तो मैंने इसमें से वेरिएबल लेस कर दिया क्योंकि वेरिएबल एक्सपेंसेस बोला हुआ है। कितना रुपया करके वेरिएबल है? 60% ऑफ ₹5। तो 60,000 इंटू 3 रुपया, ये 3 कहां से आ गया आपको बता दे, 5 रुपया है ना, उसका 60% वेरिएबल है, तो 3 रुपया आपका आ जाएगा वेरिएबल खर्चा। ठीक है ना? तो ये 3 रुपया कहां से आया? 5 रुपया 1 यूनिट बनाने का फिक्स ओवरहेड है, मतलब टोटल ओवरहेड है, जिसमें से वेरिएबल कितना होगा? 30%। तो वेरिएबल कितना हुआ? सॉरी, 60% बोला ना, तो 60% हम वेरिएबल निकालिए, तो वेरिएबल ओवरहेड कितना आ गया? 3 रुपया। ये 3 रुपया समझ में आ गया सबको? 5 रुपया का 60%, क्योंकि 60% वेरिएबल है, तो वेरिएबल हटा देंगे इसमें से, 1,80,000 हटा देंगे। अब कितना बचा? 1,20,000। अब 1,20,000 आपका टोटल फिक्स ओवरहेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टोटल फिक्स्ड ओवरहेड। अब फिक्स ओवरहेड में से आपको लेस कर देना होगा डेप्रीसिएशन। कितना है? 30,000 का। तो 90,000 आपका नॉन कैश फिक्स ओवरहेड हो गया। क्या हो गया ये? नॉन कैश फिक्स ओवरहेड। कहने का मतलब ये है कि 1,20,000 हम टोटल यूज नहीं कर सकते थे ओवरहेड के जगह पर, फिक्स ओवरहेड के जगह पर, क्योंकि 30,000 उसमें मेरा डेप्रीसिएशन है। डेप्रीसिएशन आपको हटा देना होगा एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। सॉरी, नॉन कैश तो डेप्रीसिएशन है, वो हटा दिए, तो ये फिक्स कैश फिक्स्ड ओवरहेड हो जाएगा। क्लियर है क्या? हाँ, तो ये हो जाएगा कैश फिक्स्ड ओवरहेड। पहला नंबर ये चीज निकाल लिए हम लोग, निकाल लिए। स्टेटमेंट 2 आपको बनाना होगा कैलकुलेशन ऑफ कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स के बेसिस पर हमको निकालना है, तो लिखिए कैलकुलेशन ऑफ कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स। एक ऐसा स्टेटमेंट बना लीजिए, कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स। कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब सबसे पहले रॉ मटेरियल का प्राइस दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, मटेरियल बोल देते हैं उसको। रॉ मटेरियल कितना बोला है? 5 रुपया। आपको बनाना कितना है? नहीं, 60,000 का 80%। याद रखेंगे क्या? अगर बोल देता 100% कैपेसिटी तो 60,000 होता, लेकिन यहां बोला 80% कैपेसिटी में आपको बनाना है वर्किंग कैपिटल, इसीलिए 60,000 यूनिट का 80% कन्वर्ट कर दिए। कितना यूनिट्स के लिए निकालना है अपने को? 48,000 यूनिट्स के लिए निकालना है। ठीक है, तो रॉ मटेरियल आपका कितना लगेगा? टोटल रॉ मटेरियल का प्राइस हो जाएगा 48,000 इंटू 5। कितना आया? थोड़ा कैलकुलेशन करोगे, 2,40,000। रॉ मटेरियल के बाद हम लोग डायरेक्ट वेजेस जोड़ते हैं। वेजेस का भी प्राइस दिया होगा क्वेश्चन में, पर यूनिट का कितना दिया हुआ है? 2 रुपया है ना, तो 48,000 इंटू 2 कितना हो गया? 96,000। और उसके बाद हम लोग इसमें जोड़ते हैं ओवरहेड। अब ओवरहेड में मैंने आपको बताया था, ओवरहेड में 2 तरह के ओवरहेड होते हैं। एक होता है वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड का नेचर आपको पता ही है, जितना यूनिट्स बढ़ेगा उतना ही प्राइस बढ़ेगा। तो वेरिएबल ओवरहेड हम लोग कितना निकाले थे ऊपर? 1,80,000 ना, तो 1,80,000 कितने यूनिट्स के लिए निकाले थे? तो डिवाइडेड बाई 60,000 कर देंगे, और हम लोग कितना यूनिट्स के लिए बना रहे हैं ये, तो हम लोग इंटू कर देंगे 48,000 से।
1,80,000 डिवाइड बाई 60 इंटू 48 कितना आ गया? 1,44,000 अंदर में लिखना, हाँ, क्योंकि ओवरहेड को सबको जोड़ के साथ में लिखते हैं। हो गया 1,44,000। और अब लिखेंगे हम लोग क्या? फिक्स्ड ओवरहेड। और फिक्स्ड ओवरहेड का तो हम लोग को कन्वर्ट करना होगा नहीं। फिक्स्ड ओवरहेड कितना है हम लोग निकाले थे? 1,20,000 निकाले थे। अरे हम लोग 1,20,000 लेंगे नहीं ना, लेंगे तो सिर्फ कैश वाला, इसीलिए तो वो कैलकुलेशन किए थे। लिख देंगे कैश वाला एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। फिक्स ओवरहेड लिख देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। याद रहेगा तो एक्सक्लूडिंग डेप। डेप को नहीं लेना है क्योंकि डेप का पेमेंट हमको किसी को करना नहीं होता, वो मेरे लिए किसी लाइबिलिटी का नहीं है। तो कितना हुआ यहां पर? 2 लाख, सॉरी पूरा बोलो, 24। तो पूरा बोलो ना, मुंह में चबा कहे जाते हो नंबर भाई यार। 2,34,000। हाँ 2,34,000। अच्छा 2 लाख बड़ा जोर से, उसके बाद बोला 34,000। अब 34,000 वो आगे सुनना पड़ेगा। 34,000 बोल रहे क्या? पूरा बोलो, 2,34,000। ठीक है ना? टोटल ऐड करके कितना आ गया? 5,70,000। ये आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स, समझ आया बात? अब इतना कैलकुलेशन कर लेने के बाद आपके पास ये पूरा कैलकुलेशन, पूरा वर्किंग कैपिटल बहुत इजी हो जाएगा। सिर्फ फॉर्मूला पे पुट करना है, जो बेसिस दिया और आपका यूज हो जाएगा। फॉर्मूला इसका कोई बेसिस बहुत बड़ा साइंटिफिक साइंस नहीं है, वो नॉर्मल है। आप उसके लिए याद करने का कोई जरूरत नहीं। कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ नहीं, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं है ये, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल तो अपने होल्डिंग कंपनी में निकालते भी क्या? हाँ, वो मिक्सअप होता है। लास्ट टाइम हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो याद रहता है कॉस्ट ऑफ सेल्स कहां सीखे थे, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कहां सीखे थे, होता है। हाँ चलिए, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स समझ में आ गया? मतलब हुआ इतना का माल बिका है, इसी को कॉस्ट ऑफ सेल्स कहते हैं, इंक्लूडिंग सेलिंग एक्सपेंसेस। क्लियर है क्या? इतना का माल बिका है, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस सब जोड़कर, उसी बेसिस पे आपको ये वर्किंग कैपिटल बनाना है। हो गया? अभी हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, देख लेना तो एक बार। स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट आधा से ज्यादा लगेगा। यही तो मेन है, अभी तो वर्किंग हो रहा था। पर्टिकुलर्स, डिटेल, अमाउंट। नंबर ए लिखेंगे यहां पर ऐसे करके करंट एसेट्स, क्योंकि हम बोले थे ना करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का स्टेटमेंट होगा। करंट एसेट्स, ठीक है। करंट एसेट्स में पहला नंबर पार्ट था स्टॉक का ना, तो हम लोग लिखेंगे इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के 3 पार्ट बताए थे ना। पहला नंबर रॉ मटेरियल, ऐसे लिखेंगे रॉ मटेरियल, लिख दिए। रॉ मटेरियल लिख दिए। रॉ मटेरियल हम लोग स्टेटमेंट में निकाले थे। कितना निकाले थे? स्टेटमेंट का हेल्प लेंगे, 2 लाख। तो यहां पे लिखेंगे 2,40,000। अभी आप नीचे वर्किंग में देखोगे इसका टाइम लैग कितना है, कितना महीना या कितना सप्ताह? तो महीना। अगर सप्ताह में देगा तो 2/52 करना है, और अगर मंथ में देगा तो 2/12 करना है, और अगर डे में देगा तो 2 जो भी रहेगा बाई 360 करना है। हाँ? नहीं 360। हाँ, क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि स्टैंडर्ड डेज इन ईयर 360। वो होली, दिवाली, ईद, बकरीद ये सबका छुट्टी रहता है। हो गया?
तो 2,40,000 हुआ। 2,40,000 का कितना दिया हुआ है? 2/12 है ना, 2/12 कर दीजिए। 40,000। बाहर वाले कॉलम में पूरा 40,000 लिख दीजिए। ठीक है। दूसरा नंबर लिखते हैं WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। हाँ पूरा ही लिख देना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वर्क इन प्रोग्रेस हो गया। वर्क इन प्रोग्रेस के 3 रूप होते हैं, बताइए। 3 रूप होते हैं, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब हो गया मटेरियल, वेजेस भी लग गया है, पूरा नहीं हुआ है, और ओवरहेड भी लग गया है, पूरा नहीं हुआ है। रॉ मटेरियल तो पूरा लगेगा भाई। मतलब अगर आपको 2 किलो आटा का रोटी पकाना है तो 2 किलो आटा तो आप पूरा सान दोगे ना, लेकिन उसमें जो लेबर लग रहा है वो अभी प्रोसेसिंग में है, और ओवरहेड जो लगने वाला है वो भी अभी प्रोसेसिंग में है। तो मतलब रॉ मटेरियल आपका पूरा लग जाएगा, लेकिन हम लोग लेबर को और ओवरहेड को एवरेज लेते हैं। क्या लेते हैं? मतलब हाफ हाफ, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए। तो चलिए बताइए, इसमें रॉ मटेरियल है? रॉ मटेरियल पूरा का पूरा 2,40,000 का कितना महीना का है प्रोसेसिंग पीरियड? 1 मंथ है तो 1/12 कर देते हैं। कितना आया? 1/12 इसलिए क्योंकि 1 महीना का प्रोसेसिंग पीरियड है। मतलब प्रोसेस में मेरा काम है, 1 महीना टाइम लगेगा भाई। उसके बाद वेजेस बोलिए, वेजेस पीछे देखिए वेजेस कितना है। 96,000। तो अब हम लोग वेजेस में लिखेंगे 96,000, ठीक है ना, इंटू हाफ। वेरी गुड, हाफ, और इंटू 1/12। हाफ इसलिए किए क्योंकि अभी काम पूरा नहीं हुआ है, इन प्रोसेस में है, तो वेजेस और ओवरहेड को एवरेज तौर पे लिया जाता है। एवरेज मतलब हाफ। कितना? 4,000। इसके बाद ओवरहेड, ओवरहेड बोलिए। कैश, कैश, ये टोटल ओवरहेड है, तो ये यही तो ओवरहेड है। अब कुछ नहीं करना है, यहां पे फिक्स हो, सब मिला के करते हैं। 2,34,000 है ना, इंटू हाफ इंटू 1/12 कितना आया? 9750। टोटल ऐड करके बाहर कर दो। 33,750। सी नंबर हम लोग लिखते हैं फिनिश्ड गुड्स। क्या लिखते हैं? फिनिश्ड गुड्स में यही तीनों चीज लेते हैं हम लोग, लेकिन पूरा पूरा लेंगे, वो हाफ नहीं करेंगे। समझ आया बात? तो रॉ मटेरियल कितना लेंगे? 2,40,000 का। देखो फिनिश गुड्स स्टोर में कितना महीना रहता है? ये भी 1 मंथ है, 1/12 20,000 डबल कर सकते हैं आप। वेजेस 2,40,000, सॉरी क्या बोल, 96,000 इंटू 1/12 कितना? 8,000। इसके बाद ओवरहेड बोलिए, 2,34,000 का 1/12 19,500। 47,500 बाहर वाले कॉलम में लिख दो। लिख दिए क्या? हो गया। क्वेश्चन के कहीं किसी कोने में देखो कैश लिखा हुआ है क्या? कैश इन हैंड इतना होना चाहिए, नहीं लिखा ना, तब नहीं है। नहीं है तो नहीं है, तो होता तो लिख देते। हाँ, डी नंबर में लिखेंगे डेटर्स। डेटर्स, डेटर्स में भी ये सभी होगा।
इन्वेंट्री वन नंबर था, टू नंबर था। इन्वेंट्री का कलेक्ट अच्छा अच्छा, ठीक है, डी नहीं लिखेंगे, नंबर ही मत दो ना। नंबर ही हो गया, तो फिनिश गुड तो सी होगा। फिनिश गुड्स हो गया। तो उसके बाद चौथा हेडिंग है डेटर्स। पहले स्टॉक, फिर WI स्टॉक, फिर क्या हो गया अपना डेटर, फिनिश गुड्स, फिर डेटर्स। तो वहां पे सी होगा। चलो ठीक, यहाँ पे सी होगा, ये वो तीनों इसका है। हाँ ठीक है, सी, और ये बदनाम है। ठीक है। अच्छा ठीक है, नंबरिंग अपना देख लो। डेटर्स है, सर इन्वेंट्री को वन लिख सकते हैं, डेटर को लिख सकते हैं हाँ। बस। अच्छा देखिए, डेटर समझ में आया। डेटर क्या है, देखिए कॉस्ट ऑफ सेल्स हम टोटल कितना निकाले थे, ये 5,70,000 है ना, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स ही हमारा डेटर है, मतलब यहाँ पे सेल लेना है लेकिन कॉस्ट प्राइस पे लेना है, इसी को कॉस्ट ऑफ सेल्स कहते हैं। तो 5,70,000 है ना। डेटर कलेक्शन पीरियड दिया है क्या क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है, टर्नओवर था। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हम लोग निकाले हैं ना, इनटू कलेक्शन पीरियड कितना है, 6 टाइम्स। अगर कलेक्शन पीरियड होता है, यहां पे घुमा दिया क्वेश्चन थोड़ा, 6 टाइम्स बोल दिया है, डायरेक्ट नहीं बोला है। नहीं, वो क्रेडिटर है, पूरा सुनो, डेटर के बारे में अभी बात हो रहा है। अगर डेटर्स आपका साल में 6 बार सेल करके कलेक्ट कर लिया जाता है, इसका मतलब 2 महीना टाइम लगता है कलेक्शन में। कैसे निकाल देंगे, 12/6 कर देंगे तो मंथ पता चल जाएगा, 2 टाइम्स है ना, 2 मंथ्स। तो इसका कलेक्शन पीरियड कितना हो गया, 2 मंथ्स। अगर टाइम में देगा तो मंथ में आप कन्वर्ट कर लेना है, साइड में कहीं पे पेपर में, समझ में आया। तो यह क्या होगा, मंथ में कन्वर्ट हो गया। अब आपको ये कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू मंथ कितना था, कलेक्शन पीरियड, कलेक्शन पीरियड बाई 12 करते हैं, है ना। ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, आपको कोई जरूरत नहीं है लिखने का। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना निकाले थे, 5,70,000। तो यही इसी को तो कलेक्ट करेंगे ना हम लोग, इनटू 2/12 कितना आया, 95,000। जोड़ दीजिए। कैश था, अगर कैश रहता तो इसके बाद वाला हेडिंग कैश होता, कैश नहीं है तो यहीं पर आप जोड़ दीजिए। ये हो जाएगा आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। जोड़िए, 2,16,250 लेस करेंगे क्रेडिटर्स या ट्रेड पेएबल्स। क्रेडिटर्स दिख रहा है, वो तो दिखता रही है। अरे उधारी में हम क्या खरीदते हैं, क्रेडिट में क्या खरीदेंगे, मटेरियल ही ना खरीदेंगे, वही मेरा क्रेडिटर है। मटेरियल कितना का था, नहीं, टोटल हम लोग कैलकुलेट जो किए थे 2,40,000, तो 2,40,000 का ही तो हम लोग क्रेडिटर का पेमेंट करेंगे ना, समझ आए बात। 2,40,000। क्वेश्चन में देखिए पेमेंट पीरियड कितना दिया हुआ है, 12 टाइम्स। तो 12/12 कर देंगे, 1 महीना हो गया, कितना हो गया। ये सब आउट ऑफ क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन पेपर में करना है ये सब कैलकुलेशन। तो 12/12 कर दिया तो कितना आ गया, 1 महीना आ गया। तो कलेक्शन पीरियड, तो पेमेंट पीरियड, तो यहां पे 1/12 कर दीजिए। 20,000 आया। अब देखिए टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस दिया होगा क्वेश्चन में, नहीं वेजेस नहीं दिया है, ओवरहेड दिया है सिर्फ, तो मतलब वेजेस का आउटस्टैंडिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। तो टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस नहीं दिया हुआ है, सुन लो पहले यहां पर, ठीक है। तो टाइम लैग ऑफ पेमेंट इन वेजेस नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब हो गया क्या, लेस आउटस्टैंडिंग ओवरहेड सिर्फ करेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना हो रहा है, ओवरहेड कितना निकाले थे हम लोग, 2 लाख। तो 2,34,000 कितना महीना का टाइम लैग है,
हाफ मंथ का क्या, तो 2,34,000 इंटू 0.5/12 कितना आ गया, वहां से चाबी दे देना तो छोटा वाला कितना आया 9750 माइनस करिए, तक तुमको कुछ समझ में नहीं आता, रख तुम रख, आ रहा है, रुक वेट कर। 1,86,500 हमें बोलना मोबाइल में फोन, 1,86,500 कल बर्थडे में क्या था। अच्छा ये समझ में आया, 1,86,500 हो गया, यही तो है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। यही आपका आंसर। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। डी लिमिटेड सप्लाइज इज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सेल्स बगल में लिख दिया टाइम लैग। मटेरियल कंज्यूम्ड 2 months क्रेडिट, मतलब ये बगल में क्रेडिटर का टाइम लैग लिख दिया है। वेजेस पेड, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर ब्रैकेट में लिखा हुआ है टाइम लैग इन 1 month, मतलब एक महीना का जो खर्चा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस एक महीना का जो खर्चा है ना वो 80,000 है। एक महीना का खर्चा कितना है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 80,000, वो बाकी है, तो 12 महीने का निकाल लेंगे हम लोग कैलकुलेट करते समय। टोटल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस पेड एक महीना का दिया हुआ है, और सेल्स एंड प्रमोशन एक्सपेंसेस पेड क्वार्टरली इन एडवांस, प्रीपेड है, क्या है ये प्रीपेड है। कंपनी सेल्स इस प्रोडक्ट एट ग्रॉस प्रॉफिट 25% काउंटिंग द डेप्रिसिएशन एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कंपनी डेप्रिसिएशन को भी पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो तो कंपनी मानेगा ही, लेकिन हमें तो कंपनी के नॉन डेप्रिसिएशन वाले पार्ट को इंक्लूड करना है खर्चे में, मतलब कैश एक्सपेंसेस को, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एंड इट कीप्स 1 month स्टॉक ऑन ईच ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स, एक महीना का स्टॉक रखता है वो रॉ मटेरियल का और फिनिश गुड्स का, और कैश बैलेंस दिया हुआ है 1,00,000 रुपया का। एज्यूमिंग 20% सेफ्टी मार्जिन, 20% सेफ्टी मार्जिन है आउट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी ऑन कैश कॉस्ट बेसिस। हाँ तो आगे देखिए, यहां पर कंपनी सेल्स इज प्रोड्यूस, ये सब क्वेश्चन आपके सामने रीड हो गया, क्वेश्चन स्क्रीन पे भी है, आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, है ना। हम लोग इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, अपने को निकालना है, वो लास्ट वाला लाइन मैंने बोला था ना, कॉस्ट कैश कॉस्ट बेसिस पे निकालना है, जो लास्ट में आपका लिखा हुआ है कैश कॉस्ट बेसिस, इसको अंडरलाइन फिर से करिए, जिस टाइप का हम लोग कर रहे हैं उसी टाइप का ये भी एक क्वेश्चन है, कैश कॉस्ट बेसिस। तो सबसे पहले यहां पर इस क्वेश्चन में ये है डिफरेंट लास्ट क्वेश्चन से कि यहां पे डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है। अब डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है लेकिन वो खर्चे में इंक्लूड है, तो डेप्रिसिएशन का एग्जैक्ट वैल्यू आपको निकालना होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, मतलब इसमें आपको नॉन कैश एक्सपेंसेस खोजने हैं। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, टोटल सेल दिया हुआ है कितना, क्योंकि यहां पे मटेरियल पर यूनिट करके भी नहीं दिया हुआ है, टोटल सेल कितना है, तो यहां पे लिखिए 36 लाख। इसमें से सबसे पहले हम लोग लेस कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट, तब हमको पता चल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है। 25% बोला है ना, 25% कंटिन्यूस ग्रॉस प्रॉफिट रेट है 25%, कितना एट द रेट ऑफ 25%, 9 लाख माइनस करेंगे, तो ये जो 27 लाख हुआ ना, ये आपका टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गया, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। लिख रहे हो ना,
टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है। इसमें से लेस करेंगे मटेरियल का प्राइस, सब इकट्ठा दिया हुआ है, पर यूनिट करके नहीं दिया हुआ है। लोग बोलेंगे सर पिछला सब में तो किसी और तरीका से बताए थे, एक कुछ पिछला सब में आपका पर यूनिट का प्राइस दिया हुआ था, यहाँ पे पर यूनिट का प्राइस नहीं दिया हुआ है, तो आपको टोटल के हिसाब से निकालना होगा। तो अभी हम लोग मटेरियल प्राइस निकालेंगे। मटेरियल का प्राइस कितना है, निकालना नहीं है, 9 लाख रुपया दिया हुआ है, 9 लाख है ना। चलिए उसके बाद वेजेस, वो कितना है, 7,20,000। इन दोनों को माइनस करने के बाद हमको फैक्ट्री ओवरहेड पता चल जाएगा, मतलब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस पता चल जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना है, 10,80,000। इसमें से हमको लेस कर देना है कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस क्या है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो लास्ट महीना का बाकी है, वो देखोगे लिखा हुआ है 80,000, एक महीना का टाइम लैग देकर बाकी है। देखो लिखा हुआ है कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मतलब जो आप बाकी है वो पेड करने वाला ही बाकी हुआ ना, तो वो कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है। कितना महीना का बाकी है, एक महीना का, तो 80,000 का एक महीना का बाकी है, तो 12 महीना का क्या खर्चा होगा वो हम लोग निकाल लेते हैं और उसको माइनस कर देते हैं, क्योंकि यहां पर 80,000 एक महीना का बाकी है, तो 12 महीना का क्या बाकी होगा बता दो, 80,000 इंटू 12, अब 9,60,000 रुपया आपका कैश का खर्चा मिल गया, तो 1,20,000 आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। माइनस करने के बाद आपको पता चल गया कि डेप्रिसिएशन कितना है, 1,20,000 हो गया, लिख लिए ना आप लोग। अब हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स, जिसके बेसिस पे हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स, कैलकुलेशन ऑफ कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स, टोटल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना था, टोटल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना था, 10 लाख। अरे खर्चा, खर्चा जिसमें सब कुछ इंक्लूड है, यही था ना। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना था, हमको तो कैश कॉस्ट बेसिस पे निकालना है, प्रॉफिट पे तो निकालना नहीं है, 27 लाख, ठीक है। अब इस 27 लाख में ये खर्चा कहां तक का होता है आपको बता देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो होता है वो फैक्ट्री ओवरहेड होता है। जब आप कॉस्ट शीट कहीं पढ़े होगे, कभी पढ़े होगे, तो आपको पता है कि हम लोग क्या क्या जोड़ देते हैं, पहले मटेरियल, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फैक्ट्री ओवरहेड, ये सब कुछ जोड़कर हम लोग प्राइम कॉस्ट, ये वर्क कॉस्ट कहते थे। वही वर्क कॉस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टोटल कितना हुआ, 27 लाख। इस 27 लाख में हम लेस कर देते हैं डेप्रीशिएशन, कितना का डेप्रीशिएशन हुआ था अभी, 1,20,000। तो उसको हम लोग पहले हटा देते हैं, 1,20,000 को, तो 1,20,000 को हटा दीजिए, कितना आया बताइए, 25 लाख। इसको हम लोग कहेंगे कैश मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मतलब इतना खर्चा हम लोग का हुआ है, कैश मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब आगे का खर्चा इसमें जोड़ दीजिए, लिखिए ऐड, ऊपर देखिए एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा है ना, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कितना लिखा हुआ है, 2,00,000, उसको जोड़ दीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ये फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा था। उसके बाद
ये इंटू 12 पर मंथ नहीं दिया हुआ है। एक महीने लैग इन क्या चीज? पेमेंट लिखा हुआ है, मतलब एक महीना पेमेंट 15,000 होता है। हाँ तो तो 80,000 के 12 हाँ 80,000 इंटू 12 हम लोग टोटल वो चीज निकालने के लिए, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए किए थे। यहां पर 2,40,000 का ही आपका खर्चा है, हर महीना आपको देना होता है। ठीक है, तो वो जो खर्चा है हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो हुआ 2,40,000 का हम लोग इसमें ऐड करेंगे एक महीना का। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस टाइम लैग ब्रैकेट में लिखा हुआ, वो एक महीना का खर्चा नहीं है। जो ऊपर देखो, ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर जो लिखा हुआ था उसमें लिखा हुआ था मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर, इसमें कहां लिखा हुआ है ऐसा आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर? लिखा है क्या? इसका मतलब हुआ कि ये वो एक महीना का बाकी था, और ये है कि साल भर का यही है 2,40,000। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कितना था? 2,40,000। और सेलिंग एक्सपेंसेस भी जोड़ देना है। सेलिंग एक्सपेंसेस है ना, कितना है? 1,20,000। अच्छा अच्छा, पेड, अरे क्वार्टरली पेमेंट करना है, वो जब हम लोग वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तब करेंगे। साल भर का 1,20,000 है, 29,40,000। ये हो गया कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स, 29,40,000। $29,40,000 हो गया कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, जब कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल गया ना, तो आपको अब अपना सारा का सारा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट पता चल जाएगा स्टेटमेंट बनाने से, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ओपनली दिया हुआ है। रॉ मटेरियल कितना लगेगा, वेजेस कितना लगेगा, आपको कैलकुलेट कुछ नहीं करना है, सब कुछ बुक में दिया हुआ है। ये हम लोग अलग से निकालें डेटर का प्राइस निकालने के लिए 29,40,000। तो डेटर हमारा क्या होगा, 29,40,000 पे ना कैलकुलेट होगा। तो अभी हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, हटा देंगे, लिख लिए आप लोग, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। पर्टिकुलर्स, डिटेल, अमाउंट। सबसे पहले लिखेंगे ए नंबर करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज। अब देखो इन्वेंट्रीज में यहां पर कहीं पर भी WIP और फिनिश्ड गुड्स का नाम नहीं लिया है क्वेश्चन में। देखो देखो देखो, हाँ ओके, तो मतलब हमारा जो रॉ मटेरियल है उसी को लेना है। तो हम लोग इन्वेंट्री में क्या लेंगे, रॉ मटेरियल को लेंगे। रॉ मटेरियल कितना दिया हुआ है? 9 लाख मटेरियल कंज्यूम। हाँ 9 लाख है ना, और कितना दिन तक वो रहता है? 2 महीने, 2 मंथ्स तक। क्या 2 मंथ्स की 1 मंथ्स? वो तो क्रेडिट है भाई, लिखा होगा कहीं, देखो ना। हाँ 1 मंथ स्टॉक में रहता है, तो इनटू कर देंगे 1/12 से, कितना आया? 75,000। इसके बाद हम लोग लिखेंगे फिनिश्ड गुड्स, क्योंकि यहाँ पे WIP को इग्नोर करना है, WIP को। फिनिश्ड गुड्स कितना है? फिनिश गुड्स का हम लोग कैलकुलेशन किए थे टोटल, ये टोटल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस जोड़ने के पहले का जो खर्चा होता है वो होता है फिनिश गुड्स। कितना किए थे? 25,80,000।
तो यहां लिखेंगे 25,80,000 इंटू कितना महीना तक ये रहता है, 1/12। कितना हुआ कैलकुलेट करके बताओ। 2,15,000। ये क्या मिल गया, इन्वेंट्री हो गया। इन्वेंट्री के बाद डेटर्स। डेटर्स मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो हम लोग कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाले थे ना। यस यस यस, 29,40,000 इंटू कलेक्शन पीरियड कितना है, कहां लिखा है, हाँ लैग इन पेमेंट। अच्छा लिखा है 3 मंथ्स, 3/12। ठीक है, 29,40,000 इंटू 3/12 कितना आया, 7,35,000। कैश इन हैंड दिया था 1,00,000। और एक चीज प्रीपेड दिया था बोल रहे थे ना, क्या था वो, प्रीपेड सेलिंग एक्सपेंसेस। कितना था टोटल, 1,20,000 था। क्या प्रीपेड देता है, क्वार्टरली। तो 3/12 करो, 3 महीना का होता है ना क्वार्टर, तो 3 महीना का वो प्रीपेड देके रखेगा। तो हमको प्रीपेड देने के लिए 3 महीना का पैसा चाहिए ना, तो 3/12 करो, कितना, 30,000। अब टोटल जोड़ दो, क्या 11,00,000। तुम डेटर का कहां से देखा था भाई 3 मंथ, आपको मैंने पूछा कि आगे पेमेंट वाले। अच्छा हमने देखा नहीं था, हम सोचे तुम देख रहे हो। टोटल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एक्सटेंडेड 2 मंथ्स क्रेडिट। सेल्स 2 मंथ्स क्रेडिट ऊपर ही लिखा हुआ है, हम लोग सब नीचे खुद ऊपर ही लिखा हुआ था 2 मंथ्स क्रेडिट सेल्स होता है। सेल्स का ही तो मतलब डेटर होता है भाई। हाँ यहाँ पे थोड़ा सुधार कर लो, ये 2/12 कर लो, और ये अमाउंट को कितना था, ये अमाउंट 7,00,000। कितना हुआ, 4,90,000। ये खाली 2 मंथ्स है, ऊपर ही लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में सेल्स जो है वो 2 मंथ्स के क्रेडिट पे दिया जा रहा है, तो वो उसका कलेक्शन पीरियड है। कलेक्शन पीरियड देखने में भूल हो गया बच्चा से, हम भी नहीं सुने देखे नहीं, हो गया। टोटल कितना है, 9,10,000। ये सुधार लीजिए, लेस करिए करंट लायबिलिटीज, बनने ही वाला है आप सम्स। करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज में लेस करेंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स देखो तो क्रेडिटर्स का रॉ मटेरियल का प्राइस क्या था, और ये लिखा हुआ 2 मंथ्स क्रेडिट में, हाँ तो इसीलिए 9,00,000 का ही हम लोग 2/12 करेंगे। 9,00,000 इंटू 2/12 कितना आया, 1,50,000। 1,50,000 फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है, 7,20,000 है क्या टोटल, हाँ देख लेते हैं। हाँ 7,20,000 है, और इसका पेमेंट 1 मंथ के लैग में हो रहा है, तो 1/12 60,000। फिर बोलिए वेजेस के बाद
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है कितना है? वो 80,000 है। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है ना, ये मैन्युफैक्चरिंग है, बहुत सारा आउटस्टैंडिंग है। हाँ, ये मैन्युफैक्चरिंग कितना बोली? 80,000 को एक तो लिख ही दिया है, एक महीना का 80,000 है, तो हम लोग डायरेक्ट 80,000 ही लिखेंगे, इसको कैलकुलेशन नहीं करना है। अब क्या है? आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितना है? 2 लाख। और उसका टाइम कितना है? वो तो निकालना होगा ना। 2,40,000 इंटू 1/12 कितना आया? 20,000। 20,000 ये आ गया। फिर क्या है? हो गया पूरा। लास्ट में बोला एक चीज, मार्जिन ये लोग 20% का रखता है। कितना परसेंट का मार्जिन रखता है? पहले ये कैलकुलेट कर लीजिए, फिर मार्जिन के बारे में बताते हैं। टोटल कितना आया? 6 लाख आया। तो ये हमारा हो गया वर्किंग कैपिटल। ऐड करेंगे रिक्वायर्ड मार्जिन। वर्किंग कैपिटल जितना चाहिए उससे 20% ये लोग ज्यादा रखता है। एट द रेट ऑफ 20%, तो 60,000, 6 लाख का 20% कितना हो जाएगा? 1,20,000। और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हो जाएगा कितना का? 7,20,000। मतलब किसी भी हालत में इन लोग को 7,20,000 रुपया अपने हाथ में रखना होगा हर बार, नहीं तो बिजनेस पड़ जाएगा खतरा में, बिजनेस में लिक्विड का ऐसा कमी हो जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कहते हैं। 7,20,000 हमेशा बिजनेस के पास होना चाहिए। वर्किंग कैपिटल का मतलब यही है, ताकि वो अपने करंट अफेयर्स को संभाल पाए, करंट खर्चों को संभाल पाए। तो इसी चीज को हम लोग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कहते हैं। तो ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है। हो गया। तो ये आपका पहला टाइप का हो गया। ये कल हम लोग इसके दूसरे टाइप पे काम करेंगे, दूसरे टाइप को सीखेंगे, ठीक है? वो इससे ज्यादा इजी होगा, तो कल हम लोग वो करेंगे। लेकिन एग्जाम के लिए ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले इसको बताया गया, ठीक है?